नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अभिजीत दत्ता अपने वरिष्ठ सहयोगी विक्रम सिंह बैस के साथ आपके अपने इस YouTube चैनल अपडेट योरसेल्फ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार की वीडियो का विषय हमारे द्वारा चुने गए 3 सदस्यों में से प्रथम सदस्य की जिज्ञासा पर आधारित है। वीडियो में दिखाई दे रहे राज अवस्थी जी ने पूछा था कि उन्होंने कहानियों में पढ़ा था कि रेगिस्तान में भटके आदमी को मिराज दिखता है, उसे कहीं पर पानी होने का भ्रम होता है लेकिन वहाँ पर पानी होता नहीं है। कि राज अवस्थी जी को एक बार फिर से बुलाते हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक आपबीती सुनाई थी। उन्होंने तेज धूप में गाड़ी चलाते समय मिराज नाम की घटना को अपनी खुद की आंखों से देखा है। तो आइए हम भी मिराज को खुद की आंखों के साथ साथ विज्ञान की आंखों से भी देखने का प्रयास करते हैं और राज भैया के प्रश्नों के उत्तर खोजने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, राज अवस्थी जी ने मिराज को देखा था, इसका ये मतलब मत लगा लेना कि उन्होंने मिराज नाम के फाइटर जेट को सड़क पर देख लिया होगा, क्योंकि आजकल मिराज के गांव यानी फ्रांस के छोरे रफाइल की भी बहुत धूम मची हुई है। असल में उन्होंने जिस मिराज नाम की घटना को देखा था वो एक प्राकृतिक घटना है, यानी एक ऑप्टिकल इल्यूजन, जिसमें प्रकाश के रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कारण हमारा मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है और हमें ऑब्जेक्ट्स अपने वास्तविक स्थान से डिस्प्लेस दिखाई देती हैं। और कारणवश हमें कई बार किसी स्थान पर पानी के होने की अनुभूति होती है लेकिन वहाँ पर पानी नहीं होता है। और राज भाई ने बिल्कुल सही कहा था, कई बार गर्मियों में तेज धूप में हमें सड़क पर पानी के होने का एहसास होता है। हमें सड़क पानी से गीली दिखाई देती है लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वो पानी अपने आप उड़ता चला जाता है, ऐसा हमें भ्रम होता है। यानी एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है और ऐसा ही ऑप्टिकल इल्यूजन हमें किसी रेगिस्तान या शुष्क धरती पर भी अनुभव होता है, जिसे हम मिराज, मरीचिका या मृग तृष्णा कहते हैं। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ धरती की सतह पर ही मिराज को देख पाएं। हमें समुद्र की सतह पर भी एक दुर्लभ प्रकार का मिराज दिखाई देता है जिसे हम फैटा मोर्गेना कहते हैं। ये एक प्रकार का सुपीरियर मिराज होता है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये मिराज अक्सर समुद्र में अक्सर तो नहीं, मतलब कभी कभार समुद्र में दिखाई देता है और धरती पर भी दिखाई दे सकता है, लेकिन धरती की सतह पर फैटा मोर्गेना का दिखाई देना बहुत ही दुर्लभतम घटनाओं की श्रेणी में आता है और ना के बराबर ही अवसरों पर धरती की सतह पर इसे देखा जाता है। आइए मिराज को विज्ञान की दृष्टि से देखने का और समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसे समझने से पहले मिराज शब्द का अर्थ जान लेते हैं। असल में इतनी देर से हम मिराज कर रहे हैं, उसका अंग्रेजी में वास्तविक उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन मिराज है, मिराज। अंग्रेजी भाषा का शब्द मिराज या मिराज फ्रेंच शब्द मायरर से प्रेरित है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है मिरारी, उससे प्रेरित है। और मिरारी का अर्थ बहुत ही व्यापक है, जैसे टू लुक एट, टू वंडर एट या मिरेकल। इस घटना को संस्कृत या हिंदी में मृग तृष्णा भी कहते हैं और इस घटना का मृग के साथ जोड़े जाने का भी एक कारण है। ये घटना रेगिस्तान से संबंधित है, तो सोचने वाली बात यह है कि इसको ऊंट, चूहे, सांप या अन्य किसी प्राणी के साथ जोड़कर क्यों नहीं देखा गया। इसका सीधा सा कारण यह है कि मृग यानी हिरन बहुत ही चंचल होता है, इसको पानी से बहुत ही मोह होता है और ये दिन में कई बार पानी पीता है। अपनी इसी तृष्णा यानी प्यास और अपनी इस मानसिकता के चलते वो अधिकतावश प्रकृति के इस भ्रम को कई बार गंभीरता से ले लेता है और अक्सर भ्रमित होता रहता है। और कई बार मृग जल की खोज में अपने प्राण तक गंवा देता है। मृग की तृष्णा और मृग तृष्णा दोनों शब्द एक जैसे प्रतीत होती हुई भी प्रयोग की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसी घटना को संस्कृत और हिंदी में मरीचिका या मृग मरीचिका भी कहते हैं। मरीचिका शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मरीचि शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रश्मि, प्रभा या कांति, और मरीचिका का अर्थ है कांति, भ्रम या छायाभास। यानी मरीचिका वो घटना है जिसमें हिरन प्रकाश के प्रभाव के चलते भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन मिराज को समझने के लिए हमें भौतिकी के कुछ नियमों को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। हमें कोई भी वस्तु सिर्फ प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई देती है और हमें प्राकृतिक रूप से सिर्फ सूर्य से ही प्रकाश मिलता है। हम सूर्य से प्राप्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से सिर्फ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को ही देख सकते हैं, जिसकी वेवलेंथ नासा के अनुसार 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। वैसे अलग अलग स्रोत इसकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे व्याख्या करते हैं। हमें किसी भी वस्तु को दिखाई देने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है प्रकाश, वो चाहे सूर्य का हो चाहे कृत्रिम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा वो ऑब्जेक्ट खुद जिसे हम देखना चाहते हैं। तीसरा है इनपुट ऑर्गन यानी कि आपकी या हमारी आंखें। चौथा, इस इनपुट डेटा को प्रोसेस कर एक मीनिंगफुल छवि देने वाला प्रोसेसर यानी कि हमारा दिमाग। इन चारों के आपसी तालमेल के बिना किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु को देख पाना संभव नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु प्रकाश के किस भाग या किन रंगों को अवशोषित कर रहा है और किस भाग को परावर्तित कर रहा है यानी रिफ्लेक्टेड कर रहा है।
एक हरा पत्ता सूर्य के सफ़ेद पीले संपूर्ण प्रकाश से सभी रंगों का अवशोषण कर हरा रंग परावर्तित करता है और हमें यही हरा रंग दिखाई देता है। बहुत कुछ ऐसा ही किसी लाल सेब के साथ होता है, जिसमें सेब सूर्य के सिर्फ लाल रंग का परावर्तन करता है। यानी कोई वस्तु हमें कैसे और किस रंग की दिखेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस वस्तु ने प्रकाश की किरणों को कैसे परावर्तित किया है। प्रकाश के प्रभाव को समझने का एक और प्रयास करते हैं और देखिए इस वीडियो में अंधकार में आपको कैसा लग रहा है। क्या आपको कुछ दिख रहा है? इस दृश्य में चीज़ें वही हैं, सिर्फ प्रकाश नहीं है। तो चलिए प्रकाश के साथ चीज़ों को देखते हैं और अनुभव करते हैं कि प्रकाश में जरा सा भी बदलाव किस तरह से आश्चर्यजनक अनुभवों को देता है। अब तक के तथ्यों के आधार पर हम अभी तक ये समझ गए होंगे कि किसी वस्तु पर सूर्य या किसी और चीज का प्रकाश पड़ता है तो वह उस प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग को परावर्तित कर देता है। यही परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड प्रकाश हमें उस वस्तु के रंग के रूप में दिखाई देता है। लेकिन 7 रंगों से सजे सूर्य के जिस श्वेत प्रकाश की शान में हम इतने कसीदे पढ़ रहे हैं, उस प्रकाश को हम तक पहुंचने में अकल्पनीय दूरी तय करनी पड़ती है, लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। इस दूरी को एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट या एक AU भी कहते हैं। इतनी ज़्यादा दूरी को देख के चक्कर आ गए ना। वैसे प्रकाश कोई रामसे ब्रदर्स का कोई भूत नहीं है जो सीधा सूरज से उड़कर पृथ्वी पर आ जाए। ये तो हुई हास परिहास की बात, लेकिन आइए बहुत संक्षेप में समझते हैं प्रकाश हम तक कैसे पहुंचता है। प्रकाश वास्तव में एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। यानी प्रकाश एक वेव की तरह भी यात्रा कर सकता है और एक पार्टिकल की तरह भी, यानी फोटोन पैकेट्स के रूप में भी प्रकाश यात्रा कर सकता है। और ये अपने सोर्स यानी सन से हमारी पृथ्वी तक आने के लिए आउटर स्पेस में वैक्यूम यूज करता हुआ पृथ्वी के वायुमंडल में वायु मीडियम के थ्रू हमारी आंखों तक पहुँचता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रकाश है हम तक पहुंचने के मीडियम से होता हुआ हमारी आंखों तक पहुंचता है। प्रकाश बहुत से मीडियम में से होकर ट्रैवल कर सकता है, जैसे एयर, वाटर, ग्लास एंड ऑयल। प्रकाश की स्पीड प्रत्येक मीडियम में जाने पर बदल जाती है और ये उस मीडियम की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश अपने सोर्स यानी सूरज से हमारी पृथ्वी की ओर आता है तो ये आउटर स्पेस से होता हुआ आता है और आउटर स्पेस में इसको वैक्यूम ट्रैवल करना पड़ता है। तब इसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी कि 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। वैक्यूम में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, उसके बाद एयर यानी वायु में, उसके बाद जल में और उसके बाद ग्लास में, क्योंकि ग्लास की डेंसिटी इन सबसे ज़्यादा होती है। जब 2 अलग अलग डेंसिटी वाले मीडियम एक साथ हों तो लोअर डेंसिटी वाले मीडियम को रेयरर और हायर डेंसिटी वाले मीडियम को डेंसर कहते हैं। जब प्रकाश रेयरर डेंसिटी वाले मीडियम से हायर डेंसिटी वाले मीडियम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, यानी कि बैंड हो जाता है, और इसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। जहां पानी से भरे एक गिलास में एक पेंसिल को डुबो दें तो प्रकाश की किरणें ऑब्जेक्ट यानी पेंसिल पर रेयरर मीडियम यानी एयर के थ्रू पड़ती हैं तो परावर्तित होती हैं, और डेंसर मीडियम यानी पानी पर पड़कर भी परावर्तित होती हैं। तो यह घटना हमारे मस्तिष्क को किस तरह से भ्रमित कर सकता है। फिजिक्स की इन सब बेसिक बातों को जानने के पश्चात आइए अब सरलता से समझने का प्रयास करते हैं कि हमें मिराज किस तरह से दिखाई देता है। मान लीजिए कोई आर्द्र जंगल है और वहाँ हमारी कहानी के हीरो भैया राज अवस्थी जी वहाँ जाते हैं और उस जंगल में एक पेड़ है। क्योंकि वातावरण सामान्य है, पेड़ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और पेड़ सूर्य के पीले श्वेत प्रकाश के बाकी रंगों का अवशोषण कर हरे रंग को परावर्तित कर देता है और राज अवस्थी जी को सामान्य रूप से पेड़ हरा दिखाई देता है और ना ही कोई उन्हें भ्रम होता है। मिराज की घटना को समझने के लिए चलिए आपको रेगिस्तान में लेके चलते हैं, साथ ही हमारे तपते हुए सूरज अंकल और राज अवस्थी जी को भी रेगिस्तान में लेके चलते हैं। अधिक तापमान के कारण रेगिस्तान की धरती बहुत गर्म हो जाती है, साथ ही धरती के ऊपर वाली हवा भी धरती के ताप की वजह से गर्म हो जाती है। धरती से ऊपर जाने पर हवा ठंडी होती चली जाती है। मुख्य बात यह है कि गर्म हवा की डेंसिटी ठंडी हवा से कम होती है। जब सूरज का प्रकाश पेड़ पर पड़ता है तो पेड़ अपनी आदत के अनुसार प्रकाश के एक भाग को परावर्तित कर देता है, लेकिन यह परावर्तित यानी रिफ्लेक्टेड भाग डेंसर मीडियम यानी ठंडी हवा से अपेक्षाकृत गर्म हवा में नीचे की ओर जाने पर हर लेयर में बैंड होता हुआ यानी मुड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है।
यह थोड़ा सा सटीक भाषा में कहें तो नॉर्मल से बैंड होते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और एक समय ऐसा भी आता है कि वो क्रिटिकल एंगल को क्रॉस करने का प्रयास करता है। तब हमें रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन की जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अनुभूति होती है और रिफ्रैक्शन की जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की इमेज हमारी आंखों से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो वो अपनी पूर्व धारणाओं पर चलते हुए प्रकाश की चाल को सीधा मानता है और उसकी इस आड़ी तिरछी चाल को स्वीकार नहीं कर पाता और ऑब्जेक्ट के पास एक इमेज कल्पित कर लेता है। और थोड़ा सा दूर जाने पर हमें इस जगह पर पानी का भी आभास हो सकता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में गर्म सतहों जैसे ज़मीन, रोड के ठीक ऊपर अत्यधिक गर्म हवा होती है और नीचे आती ठंडी हवा इसे रिप्लेस करने का प्रयास करती है और ये एक दूसरे को कोलाइड करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्रेडियंट बनाती हैं, जो कि विशिष्ट एंगल से देखने पर मिरर का सा आभास देती हैं। और इसी मिरर जैसे आभास को जब हम सतह के साथ देखते हैं तो हमें पानी प्रतीत होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपकी शुभता की कामना करते हुए अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद।